तो हेलो चैनल, वेलकम बैक टू माय गाइस। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कम्युनिटी में बोला था कि आज मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो इंतजार की घड़ी खत्म होती है। साथ में जो न्यू सीरीज शुरू की थी तो उसका भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा। और कुछ लोग प्लेयर हु कांट लेवल अप की बात कर रहे थे, तो उसके चैप्टर्स तो आए हैं लेकिन उसमें सिर्फ बातें ही हो रही है, एक्शन देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए अभी के लिए उस पर थोड़ा सा फोकस नहीं कर रहा। और एडिशनली अगर आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर देते हैं, जिसका लिंक मैं कॉमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो उससे आपको ये फायदा होगा कि जो वीडियो मैं यहाँ से हटाऊंगा तो वो आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगी। तो देर किस बात की, जाकर लिंक पर क्लिक करिए और ग्रुप को ज्वाइन करिए। पार्ट 5 की स्टार्टिंग सबसे पहले फिलिप से शुरू होती है, जो कि लोगन पर चिल्ला रहा था। और उसके चिल्लाने की वजह और कोई नहीं थी, बल्कि वो चाहता था कि लोगन जिस आदमी के पास जा रहा है तो वो किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है। और लोगन बिला वजह उसी पर ही शक कर रहा है, क्योंकि पिछली रात जो भी चोर आया था तो उसकी शरीर से लोगन फोर्स पावर को महसूस कर पा रहा था। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि वही चोर हो सकता है। फिलिप को और किसी चीज से मसला नहीं, लेकिन वो लोगन से चाहता है कि वो एक बात का ख्याल रखे कि वो इस बात का पता ना लगने दे कि लोगन यहाँ पर उस चोरी के रिलेटेड ही आया है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लोगन फिलिक्स के घर में होता है। फिलिक्स से मेरा मतलब वही बंदा जो कि इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्डमैन है। उसका बैठे बैठे इंतजार करते करते लोगन अपने मन ही मन कहता है, फिलिप की बात गलत नहीं है, अगर कुछ गलती हो जाती है तो प्लान चौपट हो सकता है और मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर फिलिक्स का बटलर आ जाता है, जो कि लोगन को फिलिक्स के साथ मुलाकात करने के लिए अंदर जाने का कहता है। और जो ही लोगन अंदर चला जाता है तो सामने उस पर नजर पड़ते ही लोगन उसके जवानी से काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि अगर खबरें गलत ना हो तो ये बंदा 70 साल का है, लेकिन इसके चेहरे की जवानी को देखकर कोई भी धोखा खा सकता है। और जिस मौके की लोगन बात कर रहा था तो वो इसके साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने की बात कर रहा था, क्योंकि फ्यूचर में इनके साथ अच्छे संबंध रखने की वजह से काफी मदद मिल सकती है। हमारा लोगन अपनी पूरी डिटेल फिलिक्स को बताते हैं और फिलिक्स दिल के अच्छे होते हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं कि लोगन अपनी डिटेल सब लोगों को बताता है कि वो कहां से आया है, तो उनके रिएक्शंस काफी अजीब हो जाते हैं। लेकिन इस केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इस केस में उल्टा हो जाता है, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आखिर एक बंदा इतनी दूर से क्या करने के लिए आया है। जिस पर लोगन अपने मन ही मन कहता है, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे फिलिप के प्लान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। लोगन अपनी जेब से वो दवा निकालता है और उसकी सारी डिटेल फिलिक्स को बताता है, जिस पर फिलिक्स का कुछ अच्छा रिएक्शन उसे देखने को नहीं मिलता। इससे लोगन कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि लोगन को जैसा लग रहा था कि फिलिक्स ही वही चोर है, तो होना तो चाहिए था कि यहाँ पर इस दवा को देखकर वो कुछ न कुछ तो रिएक्शन देता। लेकिन अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लोगन फिलिक्स को इसी दवा का एक न्यू वर्जन दिखाता है, जो कि फोर्स यूजर पर भी काम करता है, क्योंकि नोबल्स पर तो आम इपोरिक आराम से काम कर सकती है, लेकिन एक ऑरा यूजर के लिए वो कचरे से कम नहीं। अब ये बात सुनकर जो रिएक्शन लोगन चाहता था तो वो उसे मिल चुका है। अब लोगन को आखिर एक रिएक्शन की क्या जरूरत थी, तो इसके बारे में हमें लोगन से ही पता चलता है। वो फिलिक्स के हाथ से इसलिए रिएक्शन पाना चाहता था ताकि इस बात को कंफर्म करे कि वही रात का चोर था जिसने उसकी दवा चुराई थी। और फिलिक्स पहले में इसलिए इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि उस दवा को इस्तेमाल करने के बाद उस पर असर नहीं दिखाया गया था, क्योंकि वो एक फोर्स यूजर है। इस दवा में पॉइजन को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, यानी कि इसी पॉइजन की मदद से लोगों का काम करने लगता है। लेकिन एक फोर्स यूजर की बॉडी इस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देती है, जिसकी मदद से वो दवा जस्ट एक कैंडी बन जाती है। और उसे ये रिएक्शन इसलिए देखने को मिला क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सिर्फ ये एक ही प्रोडक्ट है, इसके अलावा मैं और कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये प्रोडक्ट भी उस पहले वाले प्रोडक्ट से कुछ खास अलग नहीं, लेकिन ये एक पिल 50 पिल के बराबर है और इसको खुद लोगन ने इस्तेमाल भी किया था, जिसका रिएक्शन बर्दाश्त करने के काबिल नहीं था। अगर कोई आम इंसान इस पिल को खा लेता तो वो वही मर जाता, इसलिए तो ये पिल सिर्फ एक फोर्स यूजर ही एब्सॉर्ब कर सकता है। लोगन ये पिल फिलिक्स को एक तोहफे के तौर पर दे देता है, और अगर वो इसके रिजल्ट से सेटिस्फाई हुए और उन्हें पसंद आई तो वो उसे कभी भी आकर वो पिल ले सकता है। और हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए लोगन उन्हें जरूर एक डिस्काउंट भी दिलाएंगे। इसी में ही अगली सुबह हो जाती है और अगली सुबह फिलिक्स काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि जिस तरह लोगन ने बताया था तो उस दवा ने पूरा अपना असर दिखाया है। और इस सक्सेस के बदले वो लोगन को एक गिफ्ट भी देना चाहते हैं, जिस पर लोगन सीधा सीधा इनकार करता है। लेकिन जहाँ तक फिलिक्स की बात हो रही है तो वो इतना ज्यादा खुश था कि वो अपने मन ही मन कहता है, काफी सालों के बाद मुझे पॉम पॉम को दबाने का मौका मिला है। वैसे मुझे मौका हर रोज मिलता था, लेकिन अगर मेरा काम ही नहीं करता तो दबाने का मकसद ही क्या था। और ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं, अगर मैं 30 इस तरह दोबारा ले लेता हूँ तो मेरी ये बीमारी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ये बच्चा लोगन कितना ज्यादा मेहनती है, काफी अच्छा भी है, इसे पता है कि रात का चोर मैं ही हूँ,
लेकिन इसने मेरी गलती को मेंशन नहीं किया, उल्टा मुझे एक तोहफा दिया है। ऊपर से इसकी तलवारबाजी भी काफी अच्छी है, इसलिए मैं खुश हूँ कि इस ब्रिलियंट पिल का ओनर यही बंदा है। तो दोबारा होश में आने के बाद फिलिक्स जल्दबाजी अब नहीं करते। वो कहते हैं कि गिफ्ट के बदला तो वो जरूर रिपे करेगा, चाहे आज हो या कल। तो जब लोगिन समझ जाता है कि ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाले, तो वो रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी लाइब्रेरी से एक यूजलेस बुक चाहिए जो कि तलवारबाजी पर लिखी हुई हो, क्या वो उसे मिल सकती है। जिसके बाद अगला सीन फिलिक्स की लाइब्रेरी का होता है। फिलिक्स किताब को ढूंढ लेता है और वो उसे लोगिन के हाथों में दे देता है। लेकिन फिलिक्स को सिर्फ एक बात का दुख हो रहा था कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। उसने उसे इजाजत तो दे दी थी कि वो कुछ भी मांग सकता है, लेकिन जस्ट एक किताब उसने मांगी है जिसको वो अब उसके हाथों में दे रहा है। लोगिन किताब को लेता हुआ काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है। वो थोड़ा खुश और थोड़ा दुखी होता है। दुख उसे इस बात का होता है कि फिलिक्स कुछ भी देने को तैयार है, लेकिन यहाँ पर उसका ये चीजें लेने का मकसद नहीं बल्कि उसका मकसद तो कुछ और है। तभी अचानक से फिलिक्स सामने से बोल पड़ते हैं, बच्चे तुम काफी ज्यादा हम्बल हो, मुझे पता है कि तुम ज्यादा चीजें लेने से मना करोगे, लेकिन इस किताब से तुम्हारा काम तो बन जाएगा, लेकिन इससे मेरा ये दिल हल्का नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें एक सोर्डमैनशिप की टेक्निक सिखाता हूँ। इस बात से लोगिन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है और वो इस ऑफर को ठुकराना नहीं चाहता। हाँ, उसके साथ सीक्रेट डिवाइन टेक्निक्स हैं, लेकिन अगर किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लोगिन को सोर्डमैनशिप की एक टेक्निक सिखाना चाहता है तो वो इस ऑफर को ठुकराएगा नहीं। ये लोगिन की नजरों में एक लॉटरी टिकट है जो कि इनाम के तौर पर उसे मिल रहा है। बिना और टाइम वेस्ट किए फिलिक्स उसे ट्रेनिंग की जगह पर ले आता है, जहाँ पर वो लोगिन को फोकस करने का बोलता है, क्योंकि इस चीज को सिखाने में वो रहम नहीं करेगा। और साथ में उसे ये भी बता के कि एक बूढ़े आदमी को एक टैलेंटेड बच्चे से लड़ने में काफी सेटिस्फेक्शन भी मिलती है, क्योंकि टैलेंटेड बच्चों के साथ लड़ने में फिलिक्स को काफी ज्यादा मजा आता है। और अब उन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा ही बातें हो गई हैं, इसलिए तो अब फिलिक्स लोगिन को उसकी सोर्ड निकालने का बोलता है। और ये कहता हुआ फिलिक्स लोगिन को काफी ज्यादा घूरे जा रहा था। घूरने की वजह भी पता चलती है, क्योंकि लोगिन के सिर पर एक इतना प्रेशर उसे फील हो रहा था कि उसको अपनी सोर्ड निकालने का मौका नहीं मिल रहा था। और अब इस पीयर प्रेशर को फील करने के बाद उसे समझ में आ गई है कि एक ऑरा यूजर क्या क्या कर सकता है। लेकिन लोगिन के लिए ये बिल्कुल एक मैजिक की तरह है, जो कि लोगिन को अपनी बॉडी पर कंट्रोल पाने से रोक रहा है। लेकिन क्या ये सब ऑरा यूजर कर सकते हैं? यही सवाल लोगिन को काफी ज्यादा परेशान करता है। लेकिन अगर इस तरह होता तो कॉन्टिनेंट में ऑरा यूजर सब चीजों को खत्म कर देते और बस ऑरा यूजर ही बचते। इसलिए ये एक टेक्निक है, ना कि ऑरा यूजर की स्पेशलिटी। और अब इससे बच निकलने का रास्ता भी लोगिन को समझ में आ जाता है। लोगिन अपनी फोर्स पावर को जब इकट्ठा करने लगता है तो वो अपनी सेंसेस को शार्प करता है, ना कि अपनी स्ट्रेंथ को, ताकि वो समझे कि इस चंगुल से कैसे निकलना है। अपनी सेंसेस को शार्प करते ही उसे सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये एक स्किल है, क्योंकि डूक अपनी विल से इस टेक्निक को इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली। लेकिन जब भी लोगिन हिलने की कोशिश करता है तो फिलिक्स उसे रोकते हैं। और अगर ये ऑरा यूजर की स्पेशलिटी नहीं और स्किल है, तो स्किल तो एक इंसान इस्तेमाल कर रहा है। तो अब इसका मतलब कि इस चंगुल से खुद को बचाने के लिए उसे थोड़ा जल्दी से एक्ट करना होगा। और जो ही वो जल्दी से एक्ट करता है और फिलिक्स को सोचने का मौका नहीं देता, तो वो खुद को उस ग्रेविटेशनल फोर्स से छुड़ा लेता है। ये देखकर फिलिक्स की आंखें बाहर आने लगती हैं और वो जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये बच्चा टैलेंटेड है, तो लोगिन ने अपने रिजल्ट से उन्हें निराश बिल्कुल भी नहीं किया। लेकिन इससे लोगिन को काफी ज्यादा पसीना आता है। वो काफी ज्यादा थक चुका था और देखने से तो लग रहा है कि वो मजीद इस फाइट को आगे नहीं लड़ पाएगा। लेकिन अब जबकि अपने रिजल्ट से उसने फिलिक्स को इम्प्रेस कर दिया है, तो फिलिक्स उसको पहले तो शाबाशी देते हैं और बाद में कहते हैं कि इस टेक्निक को तुम्हें सिखाने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि इस टेक्निक को सीखने का तुम डिजर्व करते हो। लोगिन को पहले में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इन बातों से फिलिक्स का क्या मतलब है। लेकिन जब फिलिक्स अपनी फोर्स पावर, जिससे उसने लोगिन को अब तक स्ट्रेन रखा हुआ था, यानी कि उसे हिलने का मौका नहीं दे रहा था, तो वो उस सारी की सारी एनर्जी को पहले तो फैला रहे थे, लेकिन अब उसे स्टोर करते हैं, वो भी अपनी तलवार की नोक पर। हमारा लोगिन बस देखते ही जा रहा था, उसे कुछ भी ये प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो अपनी आंखों के सामने कुछ ऐसा देखता है जो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। वो शौक में पड़ जाता है और वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो आखिर ऐसी क्या चीज हो सकती है जो कि हमारे लोगिन की तरह स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को इस तरह सिचुएशन में लाके खड़ा कर सकती है? तो सामने का सीन देखने पर फिलिक्स ने उस सारी पावर को एक ऑरा ब्लेड में कन्वर्ट कर दिया था। वो अपनी सोर्ड को 10 गुना ज्यादा पावरफुल और बड़ा कर देता है, यानी कि फिलिक्स ने अपनी ऑरा एनर्जी से एक सोर्ड बनाई है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और उसको जो ही वो बनाते हैं तो कहते हैं कि अब इसका सामना करो, तो तब तुम्हें इस ट्रेनिंग की समझ में आ जाएगी। लेकिन हमारे लोगिन के तो पसीने छूट रहे होते हैं, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े ब्लेड के सामने क्या किया जाए। और ऊपर से उस ब्लेड का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो उसकी बॉडी को दोबारा से जकड़ लेता है। और वो ये तो देख पा रहा था कि ये ब्लेड उसकी ओर धीरे धीरे करके नीचे आ रही है, लेकिन
लेकिन उस ब्लेड की फोर्स पावर की वजह से वो अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा। इसी बीच लोगिन की अपनी फोर्स पावर फिलिक्स के फोर्स पावर को न्यूट्रलाइज करने लगती है। लोगिन की अपनी सेंसेस से उसे ये पता चल रहा था कि वो इस ब्लेड को टाइम पर डॉज नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना लोगिन को समझ में आ रहा था कि इसका सामना किया जा सकता है, इसलिए तो वो अपनी फोर्स पावर को अब फिलिक्स की फोर्स पावर के साथ टकराने का ठान लेता है। और जो ही वो अपना छोटा सा डोमेन बनाता है तो उसके इस एक्शन को देखकर फिलिक्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो भी शौक में पड़ जाते हैं कि ये मेरी फोर्स पावर को अपनी फोर्स पावर के साथ टक्कर दे रहा है, इसलिए तभी तो फिलिक्स अब नया और कुछ अलग ट्राई करने का सोचता है। वो फोर्स ब्लेड को छोटा करके अब एक स्लैश लगाता है, जिससे फोर्स पावर बाहर निकलकर सीधा लोगिन को लगती है। उस अटैक से लोगिन पीछे दूर गिर जाता है और अब ढंग से वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। लोगिन के फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद फिलिक्स उसे बताते हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ ऐसी चीज नहीं सिखाऊंगा जो कि तुम सीख ना पाओ। इस अटैक के दम के बारे में तुम्हें पता तो चल ही गया होगा, अब ये तुम्हारा काम है कि तुम इसको कैसे मास्टर करते हो। साथ में फिलिक्स लोगिन से माफी भी मांग रहे थे क्योंकि उनको पता भी नहीं चला और उनकी अपनी सेंसेस ही इस फाइट को सीरियस ही ले रही थी। अपने एक्शन के लिए वो शर्मिंदा है, लेकिन जहाँ तक लोगिन की बात हो रही है तो वो तो बेहोश पड़ा था। लेकिन एक बात तो कंफर्म हो गई है कि फिलिक्स लोगिन से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुके हैं। वो खुद भी कहते हैं कि अगर इस बच्चे के अलावा यहाँ पर कोई और होता तो वो कब का अपनी फेट को एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन इसमें दम है और इसको ग्रो होता हुआ देखकर फिलिक्स खुद भी देखना चाहते हैं कि ये किस पीक तक पहुंच सकता है। जिसके बाद अगले सीन में लोगिन अपने होश में आ चुका था और जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है तो वहाँ पर फिलिक्स का बटलर होता है और बटलर से लोगिन को पता चलता है कि फिलिक्स से ये ऑर्डर मिला है कि जब तक ये पूरी तरह रिकवर ना करे तो इसे यहाँ से जाने नहीं देना। लेकिन लोगिन ये कहता हुआ कि जो पोशन उन लोगों की तरफ से मिला है तो उसकी मदद से वो काफी जल्दी रिकवर कर पाया। वो पोशन कोई आम पोशन नहीं था, इसलिए इतनी जल्दी असर दिखा रहा है। बटलर मजीद सवाल नहीं करता और वो उसे गेट तक एस्कॉर्ट करने का ठान लेता है और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहने के बाद अब हम देखते हैं कि लोगिन कुछ अजीब सी हरकतें करता है। वो काफी जल्दी जल्दी कदम ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो बटलर से किसी बात को छुपा रहा है और बटलर को इस बात का पता ना चले, तो इसलिए वो काफी तेजी से कदम ले रहा था। खुद को बटलर की नजरों से दूर करने के बाद जो ही वो एली में आता है तो पता चलता है कि उसकी हालत पहले से और भी ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो खुद को पुश कर रहा है और साथ में उसने वो पोशन पिया भी नहीं है, क्योंकि लोगिन की नजरों में इस तरह के घाव पर ये पोशन इस्तेमाल करना एक वेस्ट है। वो अपनी फोर्स पावर की मदद से अपने इंटरनल वुंड्स को हील कर सकता है, जो कि वो भी जानता है कि इतना आसान भी नहीं होने वाला। लेकिन आज जैसा दिन गुजरा है तो लोगिन का ऐसा दिन पहले कभी नहीं गुजरा। उसको पोशन भी मिला है और साथ में उसे एक चिट्ठी भी मिलती है जो कि फिलिक्स ने खुद अपने हाथों से लिखी थी, जिसमें उसी ट्रेनिंग के रिलेटेड बात हो रही थी कि अगर कभी लोगिन को उस ट्रेनिंग के बीच में कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े और उसको वो हल ना कर पाए तो वो फिलिक्स से आके बात कर सकता है। लेकिन काफी ज्यादा खुश था क्योंकि फिलिक्स उसे काफी अच्छा ट्रीट कर रहे थे, बिल्कुल अपने एक डिसाइपल की तरह, और वो लोगिन को लेकर कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव भी है। इसी बीच पीछे से फिलिप आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए लोगिन को पुकारता है और उस चिल्लाने की वजह से लोगिन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि अचानक से ही कोई उस पर चिल्लाए तो ये रिएक्शन तो बनता ही था। फिलिप लोगिन की हालत को समझ लेता है और वो अब टेंशन भी लेने लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की उसे हो रही थी कि लोगिन ने फिलिक्स द ग्रेट के साथ कुछ गलत ना कर दिया हो। लोगिन अपने सबऑर्डिनेट में काफी डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि वो बिला वजह उस पे शक कर रहा था। वो तो उसे ये भी बताता है कि फिलिक्स ने उसे खुद कुछ तलवारबाजी की टेक्निक भी सिखाई है, लेकिन इसी को कहकर वो खांसने लगता है और साथ में खांसने के साथ उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। ये देखकर फिलिप और भी ज्यादा डर जाता है और वो कहता है कि वो सबसे तेज घोड़े का बंदोबस्त करेगा, क्योंकि बातों से ज्यादा फिलिप लोगिन के एक्शन पर यकीन रखता है। उसके मुंह से खून निकल रहा है तो जरूर उसने फिलिक्स के साथ कुछ गड़बड़ की होगी। लेकिन लोगिन जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करना चाहता है, तो जब भी वो फिलिप को कुछ बताने लगता है तो वो और भी ज्यादा खांसने लगता है और भी ज्यादा ब्लड उसके मुंह से निकलने लगता है। जिसके बाद अगला सीन पूरे एक हफ्ते के बाद हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर लोगिन और फिलिप दुकान में बैठे बैठे इस पूरे मंथली इनकम का हिसाब लगा रहे थे। पता चलता है कि इस मंथ उन लोगों ने 4.1 मिलियन गोल्ड्स कमाए हैं और फिलिप की अगर कैलकुलेशन गलत ना हो तो अगर इसी तरह ही चलता रहा और ये पिल्स इसी तरह ही ट्रेंडिंग में चलती रही तो नेक्स्ट मंथ वो 4.5 मिलियन गोल्ड से भी ज्यादा कमाएंगे। इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बाद दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और फिलिप तो इतना ज्यादा खुश होता है कि उसकी खुशी के आंसू निकल रहे होते हैं। और एडिशनली वो लोग इनको ये भी बताता है कि अगले महीने के लिए जितना भी मॉन्स्टर मीट चाहिए था तो वो उसने पहले से ही उसका बंदोबस्त कर दिया है। फिलिप की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस को देखकर लोगन अब उसे बोनस देने का भी ठान लेता है। लेकिन इसी बीच फिलिप पूछता है कि वो अपने लिए एक घर क्यों नहीं ले लेता, क्योंकि महीने का रेंट दे के वो पैसे जाया ही करते जा रहे हैं। जिस
पर लोगिन का जवाब सिंपल होता है, क्योंकि यहाँ से उन लोगों को जाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल उन लोगों को ये जगह छोड़नी पड़ेगी, अगर उनका मन हो या ना हो। इस वाली बात से फिलिप काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाता है, लेकिन लोगिन सिंपल में जवाब देता हुआ कि ये एक सीक्रेट है जो कि बाद में उसे खुद पता चल जाएगा, तो वो मजीद इस टॉपिक पर बात नहीं करता। लोगिन उसके इस रवैये से काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये रिक की तरह हर एक बात को इन्वेस्टिगेट नहीं करता। और अब जबकि उनका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है और उनके पास पिल की कमियां हैं, तो लोगिन वापस घर जाने का ठान लेता है। और इसके अलावा भी वो फिलिप को ये भी बताता है कि एम क्लैन के पास और टेस्टरोन जो कि एम क्लैन के अब अंडर है, तो उन दोनों तरफ हर एक मंथ अब आज के बाद तुम्हें 1-1 लाख गोल्ड कॉइन की ग्रोसरीज यानी कि राशन भेजना पड़ेगा। फिलिप ये वाली बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या वो अपने लोगों से इतना प्यार करता है कि उनका इतना खर्चा उठाने के लिए भी तैयार है। जिस पर लोगिन फिलिप को कोई जवाब नहीं देता और उसके पूरे प्लान के बारे में हमें खुद लोगिन ही बताता है कि वो पूरे 1 साल तक ये प्रोसेस जारी रखेगा। और इसके पीछे का रीजन और कोई नहीं बल्कि ये उसके प्लान में ही शामिल है। लोगों का इस्तेमाल करना यानी कि पीपल लेबर्स उसका प्लान का एक बड़ा हिस्सा है और वो उनको भूखा तो नहीं रख सकता। इसलिए दोनों तरफ अगर वो राशन बेचता रहेगा तो उसका काम भी काफी जल्दी खत्म हो जाएगा। और अगर उसकी मेमोरीज गलत ना हो तो आज से 1 साल के बाद फूड शॉर्टेज भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर वो पहले से तैयारी कर लेता है तो ये फूड शॉर्टेज पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसलिए तो ये राशन भेजना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद लोगिन जाता जाता फिलिप से कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। फिलिप अगेन पूछता है कि क्या काम है, लेकिन उसे याद आ जाता है कि ये भी एक सीक्रेट हो सकता है। जिस पर लोगिन बिंगो बोलता है, यानी कि उसने सही जवाब दिया। जिसके बाद अगले सीन में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि भूख की वजह से और प्यास की वजह से यहाँ वहाँ बैठे होते हैं और वो एक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन का हिस्सा होते हैं। लेकिन काम ना मिलने की वजह से उन लोगों की ये हालत हो गई है, क्योंकि अगर काम ही नहीं मिलता तो उनको पैसे कैसे मिलेंगे। वहीं पर ही हम लोगिन को देखते हैं जो कि उसी संगठन से मिलने के लिए, क्योंकि उनसे लोगिन का कुछ जरूरी काम है। वहाँ पर जो अकाउंटेंट पर बंदा बैठा होता है तो लोगिन उसे चिट्ठी में कुछ नाम देता है और वो नाम जिन जिन बंदों के हैं तो उनको इन लोगों को ढूंढना होगा। वो काउंटर पर बैठा बंदा काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ये जस्ट नाम है और उनके कुछ स्पेशल ट्रेट्स हैं, यानी कि उनकी पावर्स। इस तरह की इंफॉर्मेशन के साथ इन लोगों को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। और इससे तो ये साफ साफ उन लोगों के लिए क्लियर हो जाता है कि ये बंदा चाहता है, यानी कि लोगिन, कि हम लोग इस पूरे कॉन्टिनेंट को चप्पा चप्पा छान मारे लेकिन इन बंदों को ढूंढे। वो ये सारी प्रॉब्लम्स लोगिन को भी बताता है, लेकिन लोगिन कहता है कि अगर तुम इन लोगों को ढूंढ लेते हो, क्योंकि मुझे पता है कि ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छा दाम दे सकता हूँ जिससे तुम बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होगे। तो बेरोजगारी की वजह से वो बंदा इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और उन चिट्ठियों पर जिन जिन बंदों के नाम लिखे होते हैं तो लोगिन हमें उन लोगों के बारे में बताता है। वो बंदे सारे के सारे लोगिन की पास्ट मेमोरी से थे जो कि आगे जाकर सुपर ह्यूमन बीइंग कहलाने लगे, यानी कि उन लोगों के पास इतनी पावर थी कि उनका अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता था। लेकिन सुपर पावर होने के बजाय भी उन लोगों ने किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया। इसलिए अगर वो पहले से उन लोगों को ढूंढ लेता है और उन्हें अपने पास काम करने के लिए मना लेता है तो आगे जाके वो वॉर जो कि छिड़ने वाली है तो इसमें ये लोग काफी ज्यादा मदद कर सकते हैं। और खास करके तो लोगिन एक बंदे को स्पेसिफिक पॉइंट आउट करता है जो कि किंगडम का मर्सनरी था, लेकिन खुद के साथ मजीद से कुछ ज्यादा बातें करने लगता है, जिस पर लोगिन को लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसे पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि अभी के लिए चीजें उसी के हिसाब से और काफी स्मूथली चल रही हैं। इसलिए वो खुद को शांत करता हुआ इस प्रोसेस को अब धीरे धीरे बढ़ाने का ठान लेता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा काफी ज्यादा गुस्सा था और वो गुस्से में नीचे पड़े टेबल को भी जोर से मारता है और उसके गुस्से की वजह तो अभी पता नहीं चली, लेकिन उससे पीछे खड़ा बंदा उस गुस्से में हुए बंदे को शांत करने की बहुत नाकाम कोशिश करता है। चाहे वो जितना भी उस बंदे को शांत करे, लेकिन उसका गुस्सा ठंडा ही नहीं हो रहा और वो बार बार एक ही बात अपने साथ दोहरा रहा था कि टावर मास्टर उन लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्या वो कोई दिल नहीं रखते कि इस तरह जुल्म करते हैं, वो मेरे बंदों से इतना काम कैसे ले सकते हैं और उन्हें इधर उधर कैसे भेज सकते हैं, वो कोई भेड़ बकरे तो नहीं जिनसे इतना काम लिया जा रहा हो, उनको भी आराम की जरूरत है। अगेन वो बंदा नाकाम कोशिश करता है, लेकिन उनके अटेंशन अपनी ओर करके उन्हें एक बात भी बताना चाहता है, जो कि सुनकर वो बंदा अब इंटरेस्टेड हो जाता है। लेकिन ये सुनकर कि उनके बंदों को अब कहाँ भेजा जा रहा है तो वो एम क्लैन होता है, वो भी पूरे 6 महीनों का प्रोसेस होता है, यानी कि 6 महीनों तक उनके बंदों से काफी काम लिया जाएगा। जिस पर वो बंदा धीरे धीरे करके अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और आखिर में जब ये बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो टावर मास्टर से खुद बात करने का ठान लेता है और कहता है कि इस मैटर को मैं आज यहीं पर ही हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। और उस कैरेक्टर को जब हमें साफ तरीके से दिखाया जाता है तो नीचे मुझे कुछ भी नाम नहीं दिखा और न ही इस पर कुछ डिटेल दी गई है, लेकिन इतना तो पता है कि ये एम क्लैन की ओर ही जा रहे हैं और बाकी आगे ही पता चलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और पास्ट में आ जाता है, क्योंकि हम भी उस बंदे को लेकर कंफ्यूज हैं
कि आखिर वो गुस्से वाला बंदा लोगन को कैसे जानता है और वो आखिर अपने किन डिसाइपल्स की बात कर रहा है जिसको लेकर वो टावर मास्टर से कुछ ज्यादा ही नाराज है। तो हम देखते हैं कि ये अर्थ मैजिक टावर है, वहाँ पर लोगन किसी काम से आया था और काउंटर वाला बंदा जो होता है तो वो तो खराटे लेता हुआ सो रहा था। लोगन जो ही उसे आवाज देता है तो वो काउंटर वाला बंदा डायरेक्ट से उठ जाता है और लोगन को अपनी ग्रीटिंग्स पेश करता है, लेकिन उसके कपड़ों की ओर देखकर वो जज करने लगता है कि शायद ये कोई नोबल नहीं। वो इसलिए ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि ये कोई नोबल होगा। लोगन के आने का रीजन जब वो पूछता है तो लोगन से पता चलता है कि वो कुछ स्क्रोल्स को खरीदना चाहता है। इससे वो काउंटर वाला बंदा और भी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि ये भी कोई गरीब सी फैमिली से होगा। लेकिन जब वो लोगन के मुंह से सुनता है कि उसे 150 डिस्ट्रक्टिव मैजिकल स्क्रोल चाहिए तो उसके पैरों तले जमीन घिसक जाती है। वो अपनी अकाउंट की डिटेल उसे दे देता है, जिन पर वो जब उन पैसों को गिनता है तो उस बंदे के होश उड़ जाते हैं और लोगन के साथ डील करने में वो लोगन को यहाँ से एक अलग जगह ले जाना चाहता है ताकि डील स्मूथली चले। अर्थ टाइप मैजिक। अब ये अर्थ टाइप मैजिक क्या होती है ये हमें लोगन से ही पता चलता है। 4th क्लास का ये मैजिक जिसको लोग चट्टानों को तोड़ने में इस्तेमाल करते हैं, तो इस तरह का काम करने से पहले लोग इन्हें जंग के मैदान में भी इस्तेमाल करना चाहते थे, लेकिन जितना ये डिस्ट्रक्टिव है तो उतना ही इसे मैनेज करना और इसे एक्टिव करने में ही टाइम लगता है। मैजिक को काफी ज्यादा दिक्कत होती है, इसलिए तो इस बात को यहीं पर ही रोक दिया गया था कि अर्थ टाइप मैजिक को जंग में इस्तेमाल करेंगे। इसलिए तो उस दिन से लेकर आज तक लोग इस मैजिक को कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए इस्तेमाल करते हैं और लोग यहीं पर ही इसी वजह से आया है। सोने की खान में काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन लग सकता है और ये मैजिक उनके इस प्रोसेस को और भी ज्यादा फास्ट करेगा। तो वीआईपी रूम में आने के बाद लोग अपने सामने बैठे बंदे को दोबारा से अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि उसे 150 डिस्ट्रक्टिव मैजिक स्क्रोल चाहिए। वो बंदा भी लोगन को साफ साफ बताता है कि बहुत टाइम के बाद कोई ऐसा कस्टमर आया है और वो बंदा कोई आम बंदा नहीं होता, वो इस मैजिक टावर का मास्टर होता है। इसका नाम रेडियोस है। लेकिन खुद भी ये देखकर हैरान हो गया था जब टावर मास्टर खुद भागते हुए उसके पास आ रहे थे और इससे ये बात भी पता चलती है कि इस टावर के हालात कुछ ज्यादा ही खराब हैं। और रेडियोस की बात सुनकर कि वो नर्वस फील कर रहा है तो लोगन उसे टेंशन ना लेने का बोलता है क्योंकि वो एक ऐसी फैमिली से आया है जिस पर वो गारंटीड बता सकता है कि रेडियोस ने उसके बारे में नहीं सुना होगा। और जैसा लोगन बोलता है तो वैसा ही होता है, उन्होंने एमक्लेन फैमिली के बारे में नहीं सुना, तो इस गलती को सुधारने के लिए वो जरूर अपने डिसाइपल को सजा देंगे। लेकिन लोगन ये कहकर कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं क्योंकि अमाउंट ही कुछ ज्यादा थी, तो इस बात को सुनकर दोनों ऑकवर्ड सी लाफ देते हैं। अब यहाँ पर रेडियोस जो होता है तो वो गलतफहमी में पड़ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि लोगन की फैमिली इसे सिर्फ खेतीबाड़ी के लिए इस्तेमाल करेगी और इसे ज्यादा इस बारे में पता नहीं होगा। तो यहाँ पर वो लोगन को लूटने का ठान लेता है, यानी कि वो एक्स्ट्रा मनी भी उसे चार्ज करेगा, जितना वो उससे निकाल सकता है तो वो जरूर निकालेगा। इसलिए तो बहाना मार के कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपको 150 स्क्रोल तो चाहिए लेकिन उसको एक्टिव करने के लिए आपको जैसे पता है कि एक मेज की जरूरत होती है, तो हमारे यहाँ हाई रैंकिंग मेज नहीं है। वो लोगन को मजबूर करना चाहता है ताकि वो रेडियोस की टर्म्स और कंडीशन को बिना किसी प्रॉब्लम के मान ले, जो कि सुनकर लोगन को ये डील जरा से भी पसंद नहीं आती और उसके फेशियल एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं, जो कि देखकर रेडियोस को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि वो तो कुछ और ही रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा था। और लोगन के हिसाब से अगर ये लोग 150 स्क्रोल का बंदोबस्त ही नहीं कर सकते तो यहाँ पर बैठे बैठे अपना टाइम वो वेस्ट नहीं करना चाहता। और जाते जाते वो रेडियोस को ये भी बताता है कि वो एक बारी में ही नहीं बल्कि 6 महीनों के लिए 150 स्क्रोल लेता रहेगा, यानी कि 6 महीनों का अगर वो हिसाब लगा लेता है तो 6 महीनों में लोगन उससे टोटल 900 स्क्रोल खरीद लेगा। जो कि टावर मास्टर सुन के उसके कुछ आंखें ऐसी हो जाती है, चमकने लगती है। क्यूट एक्टिंग कर रहे थे लेकिन उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिरता है जब लोगन कहता है कि आप लोग तो इतने लाचार और गरीब हो कि आपसे 150 स्क्रोल भी नहीं मैनेज किए जा सकते, तो लगता है कि ये डील यहीं पर ही खत्म करनी पड़ेगी। और लोगन ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है, लेकिन रेडियोस होता कि उसका पैर पड़ जाता है, वहाँ से उसे जाने नहीं देता क्योंकि उसे भी समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जब वो हिसाब लगाता है तो एक महीने का 1.5 मिलियन बनता है तो 6 महीनों का 9 मिलियन गोल्ड कॉइन, जो कि सोच कर ही उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिल्कुल एक मास्टर की तरह लोगन को ट्रीट कर रहा था और वो इतना खुश था कि वो उसके जूते भी साफ कर देता है, यहाँ तक कि उसके जूते साफ करने से इतने चमकने लगते हैं कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। तभी इसी बीच रेडियोस उसे एक प्रपोजल देता है कि अगर वो अमाउंट कम कर देता है वो भी स्क्रोल्स की, तो वो उसके बदले मेजेस जरूर दे सकता है। और लोगन की नजरों में ये एक अच्छी डील है, लेकिन जिस तरह के रेडियोस ने खुद लोगन को पहले बताया था कि उन लोगों के पास मेजेस नहीं है तो वो कैसे बंदोबस्त करेगा, तो वो उससे सारी बात बता देता है कि कुछ मेजेस होंगे जो कि 2nd क्लास और 3rd क्लास के होंगे और साथ में कुछ स्क्रोल्स का भी वो बंदोबस्त कर देगा। इस डील से लोगन सेटिस्फाई होता है। और जैसा कि रेडियोस ने खुद बताया है कि ये लोग कंस्ट्रक्शन वर्क में काफी ज्यादा काम करते आ रहे हैं, ये उन बंदों को उसके हवाले कर रहा है, तो इसका मतलब ये लोग काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं और वो
अपने मन ही मन कहता है कि मैं खुद भी इन लोगों से मिलना चाहता हूँ, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में इतने स्पेशलाइज्ड हैं कि टावर के मास्टर खुद इन लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं। और जब लोगन उन लोगों से पर्सनली मिलता है तो उसे ये देखकर हैरानी हो रही थी कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं तो कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो सकते हैं। लोगन और वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते हैं और इंट्रोडक्शन देने के बाद टावर मास्टर उन लोगों को वहाँ से जाने का बोलता है। और जो ही वो लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं तो लोगन चिल्लाकर बताता हुआ कि ये लोग तो इतने थके हुए हैं कि कोई भी इन्हें देखकर ये बता सकता है कि ये कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाएंगे। टावर मास्टर इस बात को खुद भी एडमिट करता है, लेकिन ये बताकर कि ये अभी जवान है और जवान होने के साथ साथ इस पूरे टावर में इन लोगों जैसा कोई नहीं, तो लोगन को प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ सकती। यहाँ पर लोगन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए तो वो अब टावर मास्टर को टेस्ट करना चाहता है। वो टावर मास्टर से कहता है कि ये डील मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, और लोगन एडिशनली ये भी बताता है कि स्क्रोल्स को कम करके और इस तरह के लोगों को मेरे हवाले करके मुझे ये डील अच्छी नहीं लग रही। टावर मास्टर इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन लोगन का एक ही प्लान था कि वो इस अमाउंट को कम करे, इसलिए तो वो 1.2 मिलियन में इस डील को डन करना चाहता है। और जो ही वो अपनी राय इस टावर मास्टर को बता देता है और साथ में 1.5 को मिटाकर 1.2 मिलियन महीने का उनको मिलने वाला है, तो टावर मास्टर को इस बात से झटका लगता है। इस बात को बोलकर वो टावर मास्टर को दरअसल एक वार्निंग देना चाहता था कि कोई भी 2 नंबरी डील में नहीं चलनी चाहिए, और उसे लग रहा था कि टावर मास्टर इससे समझ जाएंगे कि उसका आखिर क्या मतलब था। इसलिए बिना और टाइम वेस्ट किए टावर मास्टर जल्दी से एक कॉन्ट्रैक्ट लिख लेते हैं और लोग इनसे कहते हैं कि चलो अब कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। वो इतना फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट था कि इंक भी टपक रही थी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट और इतनी जल्दबाजी को देखकर लोग इन समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तभी अचानक से पीछे से दरवाजा खुल जाता है। वो वही बंदा था जिसको हमने पहले देखा था, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में था। वो आकर टावर मास्टर से कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप तो मेरे डिसाइपल को एक किस्म से हरेस कर रहे हैं। लेकिन टावर मास्टर ये बोलकर कि उसके डिसाइपल इस टावर में से सबसे स्पेशल है, इसलिए टावर की भलाई के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है, तो इससे उस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और एडिशनली उस बंदे का नाम लेटन होता है, जो कि 5th सर्कल का एक मेज है। लेटन को लगता है कि टावर मास्टर इसलिए ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि वो 5th सर्कल का एक मेज है और ऊपर से वो पिछले साल एक एल्डर भी बना था, इसलिए वो लेटन पर तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके डिसाइपल पर जरूर निकाल रहे हैं। इस पूरे सिनेरियो को देखकर हमारा लोगन भी समझ जाता है और सारी बातें अब क्लियर होने लगती हैं कि आखिर ये टावर मास्टर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे थे। लोगन ये देखकर बता सकता है कि टावर मास्टर ये सब कुछ ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लेटन बंदा है ये अपने 50s में ही एक एल्डर बन गया और ऊपर से ये एक 5th सर्कल का मेज है और इतनी यंग एज में इतनी बड़ी सक्सेस, तो इससे टावर मास्टर को थ्रेटन फील हो रहा है। उन्हें लगता है कि जल्द ही उन्हें अपनी सीट से हटा दिया जाएगा, और ऊपर से वो एक एल्डर को तो प्रोवोक नहीं कर सकते, इसलिए तो वो उनके डिसाइपल्स को इस तरह हर जगह पर काम पर भेजते हैं ताकि अगर वो अपने टावर मास्टर की बात को नहीं मानेगा और उनसे बहस करेगा तो आगे से वो ये बता सकता है कि वो अपने डिसाइपल्स को लेकर यहाँ से जा सकता है। और उन दोनों के बहस में जिस तरह के लोगों ने बताया कि टावर मास्टर ये कह सकते हैं तो वो वैसा ही कहता है, जिससे एल्डर लेटन इतना ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि वो अब टावर मास्टर के साथ फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो जाते हैं। टावर मास्टर ये देख कर के लेटन फाइट करने चाहता है तो वो भी खुद को रेडी करते हैं। इस टावर के कॉन्फ्लिक्ट लोगन के लिए एक लॉटरी है, इसी चीज का फायदा उठा के वो कुछ खुरापाती करना चाहता है, लेकिन अभी के लिए हमें बताया नहीं जाता। एल्डर लेटन और टावर मास्टर जब अपनी पावर को रिलीज करते हैं तो आसपास की दीवारें हिलने लगती हैं। पूरा का पूरा टावर उन लोगों की पावर की वजह से हिल रहा था और जितने डिसाइपल्स लेटन के थे तो वो ये देखकर घबरा जाते हैं कि अगर वो जल्द से जल्द कुछ करते नहीं तो मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। तभी उसी बीच जब टावर मास्टर और लेटन एक दूसरे पर बस अटैक करने ही वाले थे तो एक आवाज गूंजती है जो कि लोगिन की तरफ से ही आ रही थी। पता चलता है कि लोगिन ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया है और ये उसी की ही आवाज थी, लेकिन लोगों की अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए उसने ये आवाज क्रिएट की है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करके और उनके सामने वो कॉन्ट्रैक्ट लाकर वो एक अजीब सा फेस बनाता है और कहता है आप लोगों को लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब लड़ना झगड़ना बंद कर देते हैं और काम पर चलते हैं। इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है और इसी के साथ चैप्टर्स भी इसके खत्म होते हैं। इसके बाद जब भी कोई नया चैप्टर आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि कितने चैप्टर्स आए हैं और मैं क्या वीडियो डाल रहा हूँ या नहीं। और अगर आपको कुछ और बताना हो तो टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहाँ से मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अलविदा, टाटा एंड बाय।